कि नेताजी ने कहा था कि वो हाँ जी कहा था, कहा था, तो सीटी बजाएंगे। कहा था, नहीं ये कहा था। आप भैया हमने तो आपको कभी हाउस में नहीं देखा यार। आप कभी कवर करने आए हाउस? आप मेंबर तो रहे नहीं लोकसभा के, कवर करने कभी आप आए नहीं। मैं 25 साल हाउस कवर कर चुका, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैं ऐसा नहीं कहा था। गजब बात कर रहे हो भाई। और मैं आपका स्टूडेंट भी नहीं हूं कि आप वहां बैठ के मास्टरी करोगे, मैं सुनूंगा। अगर उस समय आप कवर कर रहे थे, आपने अपने अखबार की हेडलाइन बनाई हो तो मुझे जरा दिखा देना, अभी कटिंग चला दीजिएगा। अगर आपने हेडलाइन बनाई हो उस समय का अखबार अभी कहां से आ जाएगा? गजब बात करते हो। उस समय का अखबार कहां से आ जाएगा? उस समय का अखबार यहां अभी कटिंग चल जाएगी। गजब बात करते हो। अगर आपने ऐसा छापा हो तो बता दीजिएगा। ऐसा नैरेटिव मत सेट करिए। आप गूगल कर लेना। नहीं रुक जाओ एक मिनट। अरे रुको भाई एक मिनट नितिन जी, आप गूगल कर लेना। मुलायम सिंह जी के महिला आरक्षण पर सारे सदवचन आपको मिल जाएंगे और आप नहीं कर पाओगे, मैं शो के बाद भेज दूंगा। ठीक है, मैं शो के बाद मुलायम सिंह जी के वचन भेज दूंगा कि नई उम्र के सांसद आएंगे, वो सीटी बजाएंगे। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में। झूठ आप बोलोगे, बात कर रहे हो? आप जाके देखो, आप जाके देखो तो जो मन चलेगा वो बोलोगे। आप एंकरिंग करोगे तो जो चाहोगे वो बोलोगे। सुनेंगे बैठ करके। मत सुनिए यादव जी, मत सुनिए। आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे इसलिए मैं कर रहा हूं, अपनी बात रखूंगा। अपनी बात रखिए, बात रखिए, लड़िए नहीं, बात रखिए, लड़िए नहीं। ये तेवर मुझे ना दिखाइए। ना ये तेवर ना दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। महिला आरक्षण बिल पर दोस्तों ये डिबेट है। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो मुलायम सिंह यादव है, लालू यादव है, इन्होंने कई बार संसद में महिलाओं के लिए कैसी कैसी टिप्पणियां की है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी का जिक्र इस डिबेट में किया। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आए हैं, ये दोस्तों चढ़ बैठते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी पे कि आप गलत कोट कर रहे हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिगाना, और बहुत ही ऐसी वैसी बातें कह जाते हैं। तो दोस्तों जो अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने कोई भी प्रवक्ता ऐसी वैसी बातें कर दे तो अमिताभ अग्निहोत्री जी उनकी अच्छे से तेल लगा के सुताई कर देते हैं। डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ, चढ़ बैठ रहे थे अमिताभ अग्निहोत्री जी पे। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसा ही इनको धोया कि दोस्तों ये हाथ जोड़कर कुछ ही देर के बाद डिबेट से पलायन कर गए। और इसके बाद दोस्तों जो डिबेट का जो आखिरी हिस्सा है वो दोस्तों बहुत ही देखने लायक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये जो नेता है ये अपनी ही पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो गरीब ये अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों में कहे ननकू और रजाक, इनकी बेटियों के लिए कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये मंत्री नेता है, ये अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा विश्लेषण है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये विश्लेषण। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। जितेंद्र यादव जी, मेरा प्रश्न वही, मेरी समझ ये कहती है वन लाइनर जाएगा मैसेज नीचे कि महिला आरक्षण रुक गया, और किनके कारण रुक गया ये भी जाएगा, स्वाभाविक है अगर सरकार के तीनों प्रस्ताव गिर गए। ठीक, सामान्य भारत में यही बात जाएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि कपिल सिब्बल को क्या मैसेज जाएगा या हरीश साल्वे को क्या मैसेज जाएगा, क्या, लेकिन दुर्गा यादव को यही समझ में आएगा। नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, दुर्गा का मतलब दुर्गा यादव मत समझिएगा। हाँ, भारत के सामान्य लोगों को वही मैसेज जाएगा, दुर्गा यादव हो, बलराम यादव हो, नत्थूलाल हो, रामलाल हो, ननकू हो, कोई हो। हमने भी तो थोड़ा बहुत देश घूमा है गलती से। यादव जी, अमिताभ भाई आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, लेकिन आपने जो अपनी भूमिका में दो बातें कही, इसमें से एक बात बिल्कुल सरासर गलत है, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप जैसे अनुभवी और कि नेताजी ने कहा था कि वो हाँ जी कहा था, तो सीटी बजाएंगे। कहा था, कहा था। आप भैया हमने तो आपको कभी हाउस में नहीं देखा यार। आप कभी कवर करने आए हाउस? आप मेंबर तो रहे नहीं लोकसभा के, कवर करने कभी आप आए नहीं। मैं 25 साल हाउस कवर कर चुका, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैं ऐसा नहीं कहा था। गजब बात कर रहे हो भाई। मैं 25 साल लोकसभा कवर किया हूं भैया, उतना तो एमपी नहीं रहते लोग। नहीं कर देंगे, और मैं आपका स्टूडेंट भी नहीं हूं कि आप वहां बैठ के मास्टरी करोगे, मैं सुनूंगा। अगर उस समय आप कवर कर रहे थे, आपने अपने अखबार की हेडलाइन बनाई हो तो मुझे जरा दिखा देना, अभी कटिंग चला दीजिएगा। इसमें अगर आपने हेडलाइन बनाई हो, उस समय का अखबार अभी कहां से आ जाएगा? गजब बात करते हो। उस समय का अखबार कहां से आ जाएगा? उस समय का अखबार यहां अभी कटिंग चल जाएगी। गजब बात करते हो। अगर ऐसा छापा हो तो बता दीजिएगा। ऐसा नैरेटिव मत सेट करिए अमिताभ भाई। आप गूगल कर लेना। नहीं रुक जाओ एक मिनट। अरे रुको भाई एक मिनट नितिन जी, आप गूगल कर लेना। मुलायम सिंह जी के महिला आरक्षण पर सारे सदवचन आपको मिल जाएंगे और आप नहीं कर पाओगे, मैं शो के बाद भेज दूंगा। ठीक है, मैं शो के बाद मुलायम सिंह जी के वचन भेज दूंगा कि नई उम्र के सांसद आएंगे, वो सीटी बजाएंगे। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में। कहा नहीं कहा, अगर कहा तो रिकॉर्डेड में लोकसभा में होगा बयान, वो लोकसभा की कॉपी दिखा दीजिएगा। आप जाके देखो ना यार, मेरा काम है कि आपको कॉपी दिखाऊं। झूठ आप बोलोगे, बात कर रहे हो। आप जाके देखो, आप टीवी चैनल आप जाके देखो, तो जो मन चलेगा वो बोलोगे।
आप एंकरिंग करोगे तो जो चाहोगे वो बोलोगे, हम सुनेंगे बैठ करके। मत सुनिए यादव जी, मत सुनिए। आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात रखूंगा। अपनी बात रखिए, बात रखिए, लड़िए नहीं, बात रखिए, लड़िए नहीं। ये तेवर मुझे ना दिखाइए, ना, ये तेवर ना दिखाओ कतई। अपने नेता को डिफेंड कर रहा हूं तो आप नहीं, इस अंदाज में नहीं डिफेंड कर सकते आप। इस बदतमीजी वाले अंदाज में बात मत करिए। बात के बाद संवाद के आधार पर बात करिए, संवाद की तरह, ठीक? आप चिल्ला, ये रंगबाजी का मंच नहीं है मित्र, ये संवाद का, बात रखो, संवाद करोगे, रंगबाजी नहीं कर सकते। सिटी बजा रहे थे किस तरीके से, ये नेता की बातें नहीं थी, ये भाषा नेताजी ने जिस बात की विरोध किया था वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने तब भी कहा था और आज भी समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है कि महिला आरक्षण बिल आवे, लेकिन उसमें पिछड़े और दलित महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। ये बात हम पहले दिन से लेकर चले थे और आज के दिन तक चले थे। ये एक लाइन। अब आइए आज के मुद्दे पर। 23 सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होता है, गाजे बाजे के साथ पास होता है, पूरा विपक्ष उसका समर्थन करता है, नई संसद का उद्घाटन होता है, हम सबने, आप सबने तालियां बजाई, पास हो गया, पूरे देश में मोदी जी ने का डंका बज गया। भाई महिला, तब आपको कहां सो गए थे मोदी जी? तब क्यों याद आया था 2034 में लागू करेंगे? तब आपने तो एक क्लास क्यों डाल दिया था कि नहीं पहले हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन लाएंगे, उसके बाद 2034 में लागू करेंगे। इसके बाद में आपको अचानक सपना आ जाता है कि अब 16 अप्रैल 2026 को, परसों आपने इफेक्टिव किया उस बिल को, इस बिल को उस दिन क्यों नहीं इफेक्टिव कर दिया था? उस दिन से क्यों नहीं लागू किया था? 2024 में दे देते, 543 में दे देते, अगर बहुत महिलाओं की हितैषी थे, आपने नहीं दिया। इसके बाद परसों आप 2016 को, 16 अप्रैल 2026 से नियम को लागू करते हैं। आज उसमें संशोधन, कल आपने लागू किया, आज संशोधन पेश कर रहे हैं। संशोधन में क्या पेश कर रहे हो आप? लागू करेंगे कब? 2029 में। उसमें लाइन आज भी लिखी हुई है कि लागू होगा कल से, लेकिन इफेक्टिव कब होगा? डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद। अब परिसीमन कब होगा? उसके लिए जब आज से आपने अप्रैल 2026 में जनगणना स्टार्ट कर दी, जैसा कि अमित शाह जी ने सदन में कहा, और वो 30 अप्रैल 2027 को पूरी हो जाएगी। तो जब जनगणना के बाद ही लागू करना, तो 30 अप्रैल 2027 को पूरी हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को अगले साल 27 में आप इस बिल को ले आते, उसके बाद में 29 के पहले लागू कर लेते। ये प्योर जुमला था चुनाव को देखते हुए और देश के जो हालात हैं उस समय माहौल को डाइवर्ट करना। कि आज चर्चा जो आपने शुरू कहा कि दुर्गा यादव, बलराम यादव, उनको नहीं समझ में आएगा, देश के बच्चे को समझ में आ गया कि 23 में पास हुआ था बिल, आपने 23 में लागू नहीं किया। आज आप लागू करने की हैसियत भी नहीं हो। आज भी आपने क्लॉज डाल दिया कि हम लागू करेंगे डिलिमिटेशन के बाद। डिलिमिटेशन कब होगा? 29 में। तो अरे भाई, और जनगणना लिमिटेशन कब होगा? जब जनगणना आ जाएगी। तो जब जनगणना कब होगी? 27 के बाद। अभी आपसे स्टार्ट। ठीक है नितिन यादव, आप रुकना होगा, आप रुक जाइए। ये नहीं है कि 29 में डिलिमिटेशन नहीं होगा, ये आपकी जानकारी कम है। डिलिमिटेशन के प्रोसेस में ही 2 साल लगेंगे, 2.5 साल। डिलिमिटेशन 1 मिनट में थोड़ी होता, जो कह रहे 29 में होगा। 29 में तो एग्जीक्यूशन होगा यार, आपको यही नहीं पता और अभी कह रहे हम सब जानते हैं। गजब बात कर रहे हो। अभी कह रहे हो कि 29 में डिलिमिटेशन होगा। 29 में डिलिमिटेशन नहीं है। डिलिमिटेशन तो कल से शुरू करना होगा सरकार को, अगर 29 में लागू कराना है आपको। डिलिमिटेशन 1 दिन का प्रोसेस है क्या? पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ था भारत में, कितना समय लगा था पता है ना? इसीलिए जब मैंने कहा तो आपने कहा बच्चा बच्चा पूरा संविधान जानता है, जितना बाबा साहब जानते थे उतना ही हम सब जानते हैं। तब आप हमको बता रहे थे। अभी आपको यही नहीं समझ है कि डिलिमिटेशन क्या प्रोसेस कितना समय लेता है भारत में। गजब बात है। और कह रहे जानते सब है, आप गलत बात बोल रहे हो कि हम नहीं जानते। गजब बात है भैया। कह रहे हमको सीखने थोड़ी ना आते हैं। अच्छी बात है, आप सीखने नहीं आते, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन ये तो जानो डिलिमिटेशन कैसे होता है भैया। हर राज्य में आयोग बनेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सरसाइज होगी। ऐसा थोड़ी ना कि 4 लोगों ने बैठ के पारित कर दिया, नक्शा बना के भेज दिया। ये मकान का नक्शा नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सरसाइज होगी मित्र। पिछली बार डिलिमिटेशन सालों चला था, इसलिए इतना समझ रखिए, तब इस विषय में पढ़िए। खैर, अभी जो भी महिलाएं आ रही हैं उनमें से अधिकांश वो महिलाएं हैं जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई रिश्तेदार है, कोई सलहज है, कोई समधिन है। इससे भी बचना होगा, इससे भी हटना होगा। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का वास्तव में राजनीतिक परिदृश्य में इंपावरमेंट हो, उनका सशक्तिकरण हो, तो हमको इस बात से हटना होगा। यह तरीका नहीं चलेगा कि पिता सांसद, बेटी को भी सांसद बना दिया, पिता विधायक, बेटी को सांसद बना दिया। बोले बिटिया पढ़ के आई है लंदन से, बोले चलो इसको एमपी बनवा देते हैं। बोले गुड्डी जाओ एमपी बन जाओ। बोले ठीक है भाई साहब, थैंक यू। क्या अब वो नितिन चले गए, मैं उनको बताता नाम लेके, वो ज्यादा ज्ञान की बातें बता रहे थे। क्या ये इंपावरमेंट करोगे? ऐसे समाजवाद आएगा? प्रियंका जी इंपावर्ड होके आई है क्या? नहीं ना, वो तो जब जन्मी थी तभी इंपावर्ड थी। गलत तो नहीं कह रहा भैया राज भाई? वो तो नहीं माना जाएगा ना उनको। हरसिमरत कौर
सुखबीर बादल की पत्नी, बड़े बादल साहब की बहू, वो सशक्तिकरण है? अरे वो तो पीढ़ियों से सशक्त है यार। ननकू की बेटी को टिकट मिलने लगे जिस दिन आसानी से, मैं मानूंगा अब भारत बदल गया। राज भाई, सुशील कुमार शिंदे गृहमंत्री रह लिए, बेटी संसद में आ गई। राज शर्मा की बिटिया कब आएगी? हम तो उस चिंता में भैया। पहले सुशील शिंदे ने लाल बत्ती भोगी पूरे जीवन, क्या अब बिटिया आ गई? बोले ना ये महिला सशक्तिकरण के कोटे से है, ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। कंगना रनौत महिला सशक्तिकरण नहीं है ना। सशक्तिकरण उसका किया जाता है जो कहीं विपत्ति में हो, कमजोर हो। ये सुपर सशक्त महिलाएं हैं, इनको कौन सशक्तिकरण करेगा? सारे नेताओं ने अपनी साली सलह सबके बायोडाटा मंगवा के रख लिए। बोले समदन जी बायोडाटा भेजो, अपना फोटो भेजो, है तुम चुनाव लड़वाएंगे, टाइम आ गया क्या? और ये बीमारी सब में है, सब में है। और हम बड़ा टोकते हैं कि भाई जज का ही बेटा जज बन रहा है, वकालत कानून में, न्यायपालिका में बड़ा गड़बड़ है। और यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है कि सांसद, क्या विधायक, राज्यसभा, विधान परिषद। नहीं, ये ना सीटों से आप लोग ऐसे खेलते हो जैसे हम लोग लूडो भी नहीं खेल पाते, क्या वैसे आप लोग सीटों से खेलते हो। राज भाई, मैंने ऐसे राजनीतिक परिवारों को देखा है, कसम से सच बता रहा हूं, जहां वो ऐसे बैठे हैं ना, क्या अब पता लगा कि राज शर्मा ने कहा कि भैया ये बिटिया बड़ी हो गई। आप बोले कितने की हो गई? बोले 26 साल की हो गई। बोले इसको लड़वाओ, कल अगली बार चुनाव लड़वाओ इसको, क्या? बोले नावे जी सब व्यवस्था करो, चुनाव लड़ेगी बच्ची। बोले ठीक, क्या? एक एक घर में 25-25 लोग विधायिका में आ गए। जो 25 का हुआ उसको गिफ्ट में यही दे दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दे दी, नगर पालिका अध्यक्ष दे दी, सांसद दे दिया, विधायक दे दिया। बोले जाओ यार 25 का हो गया, खेलो खाओ। इसका कौन बिल लाएगा मुझे ये बताओ? इसका तो बिल कोई आ नहीं सकता। राज भैया, रत्नाकर जी, इसका तो कोई बिल ही नहीं बना दुनिया में कि ननकू की बिटिया सांसद हो जाए, विधायक हो जाए बिना सिफारिश के। हमको वो बिल चाहिए। ये बिल भी ठीक है, लेकिन इस बिल से भी बात नहीं बनेगी। मिक्की मियां और मिक्की मियां के बाद बेगम नूर बानो, क्या ये लोकतंत्र है? 7 बार मिक्की मियां और 6 बार बेगम नूर बानो, हो गया लोकतंत्र? राज बाबू, फर्रुखाबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी है मोहम्मदाबाद, वहां के 16 बार अब तक चुनाव हुए, 13-14 बार पिता पुत्र हैं, क्या वो हर लिमिटेशन से डिलिमिटेशन से परे हैं, उनकी अपनी डिलिमिटेशन है ना? घर के बाहर जो अपार्टमेंट के बाहर प्रेस का काम कर रही है ना परिवार, उसकी बिटिया जिस दिन बन जाएगी, मैं मायावती जी को इस मामले में सैल्यूट करता हूं। वो भारत की नारी सशक्तिकरण का सबसे जोरदार उदाहरण है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी नहीं है ना, माफ करिएगा मुझे कहने के लिए। इंदिरा जी इसलिए नहीं बनी प्रधानमंत्री कि वो महिला है, वो इसलिए बनी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और वो उस परिवार में थी जहां अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे थे राज भाई, वो उनके यहां बर्तन धो रहे थे ससुर अंग्रेज, क्या जो बाकी शेष भारत में लठ बजा रहे थे अंग्रेज, वो मोतीलाल नेहरू के यहां बर्तन धो रहे थे, डाइनिंग टेबल पर बिरयानी और दाल लगा रहे थे, और बाद में फिर जूठे बर्तन उठा के ले जा रहे थे। गलत नहीं कह रहा। उस परिवार की बच्ची अगर बन गई तो सारी महिलाओं का वो हो गया है। अगर इस महिला आरक्षण का दुरुपयोग किया गया अपने परिवार की बहन, बेटी, साली, सलहज, समधिनों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए, तो ये भारत की सामान्य महिलाओं के प्रति अन्याय होगा, पाप होगा। ये जान लीजिए, मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पाप होगा भारत की सामान्य महिलाओं के प्रति। आरक्षण लिख देने से बात नहीं बनेगी। 33 के आप तो 66% आरक्षण कर दो, तब भी नेता अपने परिवार की लड़कियों को ले आएंगे। गरीब की कुटिया तक आरक्षण जाए चलकर पांव पांव। बर्तन मांजने वाले की बेटी लोकसभा में पहुंचे। राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी थी, क्या उनको एम्पावरमेंट मानेंगे नावेद बाबू? नहीं ना। वो महाप्रतापी लालू यादव की पत्नी थी जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब ये नहीं चलेगा। अभी महाराष्ट्र में अजीत दादा की पत्नी है, वो भी एम्पावर्ड के कोटे में नहीं आएंगी।
गरीब की बिटिया लोकसभा विधानसभा में कैसे पहुंचेगी, इसके लिए कोई कानून नहीं आ सकता। इसके लिए पार्टियों को चलाने वाले नेताओं को अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। गरीब की बिटिया के प्रति उनकी संवेदनाएं होंगी तो गरीब की बिटिया संसद का मुंह देखेगी, अन्यथा वही 4, 5, 10 बड़े परिवार राजनीति के सारे आंगन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। मैं भी रहूं, मेरी बीवी भी रहे, मेरे लड़का भी रहे, लड़के के ससुराल वाले भी रहे, मेरे ससुराल वाले भी रहे, मामा भी रहे, फूफा भी रहे, सब हम ही रह लें क्या, और बाकी लोग हमारी पालकी उठाएं, बाकी लोग अपने कंधों पर हमारी पालकी उठाएं। यही ना, ये आरक्षण का अर्थ ही खत्म हो जाता है। ननकू की बिटिया लोकसभा कैसे पहुंचे, देश को वो रास्ता खोजना होगा। वो रास्ता खोजिए, तब सही माने में महिला आरक्षण की भावना लेटर एंड स्पिरिट में तब ये लागू होगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो आखिरी का विश्लेषण है दोस्तों वो आपको गजब ही पसंद आया होगा। और ये सच बात है दोस्तों, मेरे ख्याल से तो इस वक्त ये जो पीढ़ी चल रही है शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए, लेकिन जो आगे पढ़ी लिखी पीढ़ी है शायद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। कुछ गरीब ननकून और रजा की जो बेटी बहू आगे उनकी आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ मौका मिले, शायद मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।